नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और पिछले लेक्चर्स में हमने विद्युत क्षेत्र की कुछ विद्युत बल के ऊपर कुछ सवाल लगाए थे और एनसीईआरटी के सारे सवाल लग गए थे और कुछ अन्य किताबों से भी सवाल एक दो देख लिए थे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छे से करने के लिए। आज हम इसके आगे कुछ पढ़ेंगे। सवाल लग गए हैं, अब कुछ और नई थ्योरीज पढ़ते हैं वैद्युत बल के ऊपर। वैद्युत बल से आगे एक और थ्योरी है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है इस पाठ में, उसका नाम है वैद्युत क्षेत्र। और इसके आगे भी हम और पढ़ेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र के ऊपर पूरा आज का पूरा लेक्चर होने वाला है, कृपया आप इसे ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने समझा वैद्युत बल को, अच्छे से समझ लिया कि एक वैद्युत बल नाम की कोई चीज़ होती है। वो क्यों होती है? विद्युत बल नाम की कोई चीज़ होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि जैसे कोई चार्ज होता है, क्यू मान लीजिए या Q1 मान लीजिए, उसके बगल में कोई दूसरा चार्ज रखा है जिसकी उससे कुछ दूरी r है, और Q2 मान लीजिए, उस पर कुछ आवेश, दोनों पे कुछ कुछ आवेश है। पहले पर आवेश Q1 है, दूसरे पर आवेश Q2 है। तो Q1 Q2 पर कुछ बल लगाएगा, जो कि कुछ बल का मान होगा F12 ले लीजिए, क्योंकि बस 1 2 पर बल लगा रहा है, ऐसे ही कुछ 1/4π0 Q1 Q2 अपॉन r²। इसी तरह Q2 भी Q1 पर बल लगा रहा होता है, जो कि F21 होता है 1/4πε0 Q2 Q1 अपॉन r²। अब r तो वही रहेगी, इसलिए बदलता नहीं। Q2 Q1 कहें चाहे Q1 Q2 कहें, बराबर रहता है। इसीलिए ये दोनों बल होते बराबर हैं, बस केवल दिशाओं में विपरीत होते हैं। इसलिए F12 बराबर -F12 वेक्टर के रूप में। बाकी अगर परिमाण में लेंगे तो बस केवल परिमाण में दोनों बराबर होते हैं। ये तो कुछ विद्युत बल था। मगर ये विद्युत क्षेत्र क्या नई चीज़ है? देखिए, जब हमने इस बिंदु आवेश को लिया और उसके बगल में ये बिंदु आवेश है, अगर ये बिंदु आवेश इस बिंदु आवेश के होने पर ही विद्युत बल इस पर लगा रहा है, तो हमारे मन में एक क्या कह सकते हैं कि एक अवधारणा उत्पन्न हो जाती है, एक मान्यता उत्पन्न हो जाती है कि जब दोनों बिंदु आवेश होंगे तभी कोई विद्युत बल लगेगा। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। इसके ऊपर भी एक नई थ्योरी रखी गई विद्युत क्षेत्र के ऊपर। तो विद्युत क्षेत्र हमें ये बताता है कि जैसे कि केवल ये हो, ये ना हो, केवल ये हो, इसके बगल में कोई ना हो, तो क्या कोई विद्युत बल लगेगा? वास्तव में कोई विद्युत बल लगेगा तो नहीं, मगर लग जरूर सकता है। लग ऐसे सकता है कि इसके अगल बगल किसी इलाके में, इसके अगल बगल एक बहुत बड़े इलाके में या बहुत छोटा सा इलाका भी हो सकता है। जैसा कि Q1 की जितनी वैल्यू होगी उतने वैल्यू के हिसाब से एक एरिया रहेगा। ये एरिया 3D होगा। 3D मतलब आप समझते हैं कि जैसे ये मान लीजिए यही कोई है, तो इसके ऊपर भी नीचे भी, ये तो 1 डायमेंशन हो गया, आगे और पीछे भी और अगल बगल, मतलब सभी दिशाओं में, इसके मतलब चारों ओर, चारों ओर नहीं, मतलब सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं का मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं ऊपर अगल बगल सभी जगह। इसके मतलब आगे, जैसे बोर्ड है तो बोर्ड में आप इधर भी और इधर भी, मगर ये बोर्ड में अगर यहाँ पे रखा है, ये क्या कहते हैं आवेश, तो इस बोर्ड की यहाँ भी और इस बोर्ड के पीछे भी, यहाँ पर अगर विद्युत आवेश रखा हो तो इस बोर्ड की सभी दिशाओं में एक मतलब ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा रीजन या इलाका। देखिए, क्षेत्र का मतलब क्या होता है? क्षेत्र को इंग्लिश में एरिया ही बोलते हैं, एरिया। मगर क्षेत्र की एक अच्छी हिंदी होती है इलाका, इंग्लिश में रीजन। तो ये जो इलाका होता है, ये इलाका बहुत मेन चीज़ है, क्योंकि क्षेत्र आदमी कम समझ में आता है, इलाका ज़्यादा समझ में आता है। इलाका यहाँ पे मतलब ये वैद्युत क्षेत्र का मतलब ये होता है कि एक ऐसा इलाका, एक ऐसा बाउंड्री, एक ऐसी बहुत दूर तक की ऐसी बाउंड्री जिसमें कि इसके प्रभाव को हम अनुभव कर सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की एक परिभाषा ये बनती है कि एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कि हम किसी विद्युत आवेश के विद्युत बल का अनुभव कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही विद्युत बल विद्युत आवेश यहाँ पर है और यहाँ पर कोई दूसरा छोटा सा भी आवेश, एक बहुत ही छोटा सा आवेश, इतना छोटा सा आवेश भी अगर यहाँ पर रखा है, जिसका कि आवेश इतना कम है कि आप 10⁻�0 मान लीजिए, उसका आवेश एकदम बहुत ही कम है, तो उस पर इसके द्वारा कुछ बल लगेगा। ये बिंदु इस बिंदु आवेश के जैसे कोई बल का अनुभव करेगा, यहाँ पर करेगा, या अगर ये बिंदु आवेश अगर यहाँ पर हो तो यहाँ भी करेगा, यहाँ पर हो तो यहाँ भी करेगा। मतलब ये बिंदु आवेश कहीं भी हो इस क्षेत्र के अंदर तो ये करेगा। मगर जैसे जैसे हम इससे दूर बढ़ते चले जाते हैं, क्षेत्र कमज़ोर होता चला जाता है और फिर ये बहुत ही कमज़ोर हो जाता है।
तो फिर यहाँ इस बिंदु आवेश पर कोई बल लग ही नहीं रहा होता। या कह सकते हैं कि बल लग रहा होता है, मगर वो जो बल लग रहा होता है वो F टेंड्स टू 0 हो जाता है, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि F यहाँ प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। जितनी ज़्यादा दूरी बढ़ जाएगी, अगर दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो F टेंड्स टू 0 हो जाएगा, माने F एकदम 0 के बराबर हो जाएगा, या कह सकते हैं कि एकदम 0 के लगभग बराबर हो जाएगा। तो वहाँ पर बल न के बराबर लगेगा। इसी को कहते हैं कि बल न लगना। बल न के बराबर लगना या बल न लगना थोड़ा सा अंतर होता है, मगर लगभग ये सही होता है। तो यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र की नई थ्योरी रखी गई। नई थ्योरी इसलिए रखी गई कि जैसे विद्युत आवेश कोई एक है पहले से, और यहाँ पे बगल में एक और विद्युत आवेश है, बिंदु आवेश, ये Q1 मान लिया, Q2 मान लिया। तो जैसे कि पहले बताया मैंने कि Q2 को जब रखा जाएगा तभी लगता है कि विद्युत बल तभी लगेगा। विद्युत बल तब तो लगता ही है क्योंकि जब दोनों बिंदु आवेश होंगे तभी बल लगेगा, मगर विद्युत क्षेत्र ये बताता है कि जब Q2 नहीं भी होगा तो भी एक ऐसा इस पहले बिंदु आवेश की एक मतलब ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो दूसरे विद्युत आवेशों पर बल लगाने की मतलब अपनी क्षमता को दिखा रहा होता है। उसे ही मतलब विद्युत क्षेत्र के रूप में एक्सप्रेस किया गया है। माने अगर विद्युत क्षेत्र की कॉन्सेप्ट न रखा जाता या विद्युत क्षेत्र की थ्योरी न बनाई जाती तो यहाँ पर हम ये ना समझ पाते कि क्या हमेशा ही कोई दूसरा बिंदु आवेश रखा जाएगा तभी बल लगेगा, या दूसरा बिंदु आवेश न रखा जाए तो क्या इसके अंदर ये क्षमता है कि वो मतलब विद्युत बल लगा सके। वास्तव में विद्युत बल तो होता है, मगर क्या विद्युत क्षेत्र होता है? तो हाँ, विद्युत क्षेत्र होता है, मगर वो दिखता नहीं है। जब भी कोई दो बिंदु आवेश ऐसे ऐसे होते हैं तो इनके बीच में एक क्षेत्र होता है, जो कि इन दोनों के बीच में तो होता ही है, इनकी थोड़ा सा अगल बगल तक भी होता है, काफ़ी दूर तक भी हो सकता है। जितना इनका विद्युत आवेश जितना ज़्यादा होगा, जितना आवेश ज़्यादा होगा उतना विद्युत क्षेत्र दूर तक होता है। अभी हम विद्युत क्षेत्र का सूत्र भी पता करेंगे। तो यहाँ पर उतना ही विद्युत क्षेत्र उतना ही ज़्यादा होता है जितना कि Q ज़्यादा होता है। अगर Q बहुत ज़्यादा है, यानी कि आवेश बहुत ज़्यादा है, तो विद्युत क्षेत्र बहुत दूरी तक काम करता है। हो सकता है ऐसे इतनी दूर तक काम करे, और अगर विद्युत बहुत कम है तो केवल इतनी दूर तक काम कर सकता है। कुछ ऐसा मतलब अपना केवल एक समझने के लिए आप उसको बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आपने समझा कि विद्युत क्षेत्र थ्योरी बनाई ही क्यों गई। इसकी बस थ्योरी इसलिए बनाई गई कि मतलब एक अंडरस्टैंडिंग रहे कि हाँ, मतलब आपको ये क्या कह सकते हैं कि इस चीज़ का अनुभव होता रहे, महसूस होता रहे कि हाँ, यहाँ पे विद्युत आवेश है और ये बल किसी भी समय लगा सकता है। मतलब जैसे कि कोई एक बलवान व्यक्ति है, अब जैसे कोई बलवान व्यक्ति है और इसके बगल में उसके आसपास कोई कमज़ोर व्यक्ति है, तो जब तक हम आम आदमी क्या सोचते हैं, जब तक बलवान व्यक्ति निर्बल व्यक्ति पर अपनी ताकत नहीं दिखाएगा तब तक वो ताकतवर नहीं है, ऐसा हमको लगता है। हमें लगता है कि जब तक वो किसी दूसरे निर्बल व्यक्ति को मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं, ये अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा, तब तक उसके अंदर क्षमता ही नहीं है। मगर यही तो गलती है कि यहाँ समाज में आप समझते ही होंगे कि जब तक ये चाहे ऐसा बल लगाए, मतलब निर्बल व्यक्ति पर ये कुछ अपनी ताकत दिखाए अथवा ना दिखाए, इसके अंदर ताकत होती है। तो यहाँ पर उसके ताकत होने की जो समझ है वो आपके अंदर हमेशा से है। मतलब समाज के हर व्यक्ति को पता है कि बलवान व्यक्ति के अंदर ताकत होती है। देखिए, ताकत होती है, बस वो उसे दिखा नहीं रहा होता है। और जैसे ही उसे मौका मिलता है, माने कोई निर्बल व्यक्ति आता है उसके अगल बगल, तो वो उस पर अपनी ताकत दिखा सकता है, दिखाता भी है। तो वही हाल इसका भी है। विद्युत क्षेत्र में इस विद्युत धार में होता क्या है कि एक विद्युत आवेश में ताकत होती है विद्युत बल दिखाने की, मगर वो तब तक नहीं दिखा रहा होता है जब तक कोई निर्बल आवेश उसके अगल बगल होता नहीं है, या कोई दूसरा आवेश उस पर होता नहीं है। जब कोई दूसरा आवेश Q2 होगा, उस पर आवेश चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, वो तब तक अपना विद्युत बल नहीं दिखाता है, मगर उसके अंदर ताकत होती है, माने ताकत दिखाने की क्षमता तो होती है। उसी ताकत दिखाने की क्षमता को यहाँ पर इससे मतलब इस थ्योरी से निरूपित किया जा रहा है, मतलब इस थ्योरी के थ्रू एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो इसलिए हमने मतलब इसमें ये सबसे मेन चीज़ है, इसमें विद्युत क्षेत्र में यही इसका मतलब फंडामेंटल सोर्स है कि भाई विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न नहीं क्यों किया गया। नहीं तो हमारा सारा काम बल से हो रहा था। और आप देखेंगे कि विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र लगभग एक समान स्पाट में काम कर ही रहे होते हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे भी हम लगाएंगे जिसमें विद्युत बल से भी लगाएंगे तो भी वैसे ही हल हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र से हल करेंगे तो भी वैसे ही हल हो जाएगा। तो इन सवालों को हम देख सकते हैं आगे आके। तो अब हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र होता है क्या। विद्युत क्षेत्र की चलिए अब समझ लेते हैं परिभाषा क्या होती है। तो जैसे कि हमने समझा कि विद्युत क्षेत्र एक मतलब एक इलाका होता है,
वैसे ये बाउंड्री बनाना गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि विद्युत क्षेत्र का ऐसा नहीं होता कि केवल विद्युत आवेश यहाँ पर रखा है तो इससे 2 मीटर की दूरी तक ही विद्युत क्षेत्र रहेगा। मतलब 2 मीटर की त्रिज्या का एक गोला बना लीजिए, वृत्त बना लीजिए, वृत्त माने सर्कल बना लीजिए, तो सर्कल के अंदर ही विद्युत क्षेत्र काम करेगा या विद्युत बल का अनुभव होगा। इसके बाहर भी होगा अनुभव, मगर क्या है कि कम होगा, कम 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 कम, ये बहुत दूरी तक अनुभव होता है विद्युत बल। जैसे कोई आवेश यहाँ पर रखा है Q1 और यहाँ पर रखा है Q2 और इसके बाद विद्युत बल कम हो जाता है। कम अचानक से नहीं होता है, धीमे धीमे कम होता रहता है। जैसे कि कोई आवेश यहाँ पर रखा है Q1, तो इसके जो एकदम बहुत करीब आवेश रखा होगा Q2, उस पर सबसे ज़्यादा बल लगेगा, Q3 पर और कम लगेगा, Q4 पर और कम लगेगा, Q5 पर और कम लगेगा। मान लीजिए इस पर 10 न्यूटन का बल लगेगा पहले वाले पर, तो हो सकता है इसमें 9 लगे, 8, 7, इसी तरह और दूरी बढ़ने पर मान लीजिए और बहुत दूर है तो यहाँ पर Q4 मान लिया, इस पर कहो 6 ही न्यूटन का बल लगे, या चूँकि बहुत दूर लग रहा है, दूरी यहाँ पे ज़्यादा समझ में आ रही तो हो सकता है 5 ही न्यूटन का बल लगे, और दूर ले लिया गया तो हो सकता है यहाँ पे 2 ही न्यूटन का बल लगे। मगर ऐसा नहीं होता कि 2 न्यूटन के बाद यहाँ पे आया क्या कहते हैं, यहाँ पर आया 1 न्यूटन का बल और फिर यहाँ पर Q7 लिया गया तो यहाँ पे 0 न्यूटन का बल, 0 न्यूटन का बल नहीं लगेगा, बल्कि हो सकता है कि यहाँ पे 0.1 लग जाए, 0.01 लग जाए, 0.002, मतलब ये बढ़ता जाएगा। जैसे संख्याओं में नहीं होता है कि मतलब संख्याएं हमेशा ही कम होती चली जाती, मतलब छोटी छोटी हो सकती हैं मगर कभी संख्याएं ख़त्म नहीं होती। इसी तरह ये विद्युत इस पहले आवेश के विद्युत बल का प्रभाव या विद्युत क्षेत्र कभी ख़त्म नहीं होता, बस केवल क्षीण हो जाता है। क्षीण हो जाता है माने क्षीण माने हीन माने कमज़ोर हो जाता है, मगर ख़त्म नहीं होता, एकदम जड़ से नहीं ख़त्म होता, थोड़ा सा हल्का सा प्रभाव रहता है। माने ये कुछ वैसा ही है कि जैसे सूर्य है, सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है और उसके बगल में बुध ग्रह, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल और बहुत सारे अन्य ग्रह होने के बाद भी सौरमंडल के बाहर भी इसका सूर्य के क्या कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण का हल्का हल्का प्रभाव समझ में आता है। तो वही हाल कुछ ऐसा विद्युत क्षेत्र विद्युत क्या कहते हैं विद्युत आवेशों में होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसीलिए कहा गया कि कोई बाउंड्री क्यों, जैसे कोई आवेश क्यों है तो उसके अगल बगल कोई बाउंड्री बना देना सही नहीं है, बल्कि केवल हल्का सा एक आइडिया आ जाए आपको, इसीलिए ये बाउंड्री दिखाई गई। बाकी ये बाउंड्री का कोई सिग्निफिकेंस मतलब इसका कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या बन सकती है कि विद्युत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक इलाका होता है जिसके अंदर या कह सकते हैं जिसमें कि हम उस बिंदु आवेश के क्या कह सकते हैं विद्युत बल का अनुभव कर सकते हैं। तो आपने ये वैसे परिभाषा पहले भी शायद बताई गई है। ये परिभाषा लगभग आवेश की जैसी है। आवेश का भी काम ही होता है कि अपना वो विद्युत बल का प्रभाव दिखाए। जैसे कि मतलब आवेश ये होता है तो आवेश की परिभाषा में भी यही बताया गया था कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिससे कि वो जिससे कि वो मतलब अपना विद्युत बल या चुंबकीय बल का प्रभाव दिखा सकता है। और उसी प्रकार विद्युत बल भी बस केवल एक इलाका होता है। ये आवेश होता है जो आवेश वस्तु के अंदर का विद्युत बल उत्पन्न कर सकने का गुण होता है, मगर विद्युत क्षेत्र उसको मतलब सपोर्ट करता हुआ या उसका प्रभाव दिखाता हुआ एक इलाका होता है। आपको समझ में आया? फिर समझिए कि विद्युत बल तो होता है, आपको पता है क्यों होता है, कैसे होता है। विद्युत बल क्या होता है आपको मालूम ही है। विद्युत बल को जो मतलब धारण करता है, मतलब जो स्रोत होता है वो आवेश होता है। विद्युत बल का जो स्रोत होता है, स्रोत माने सोर्स, विद्युत बल का जो सोर्स होता है वो उत्पन्न आवेश से होता है और आवेश पर ही ख़त्म होता है। आवेश के द्वारा ही विद्युत बल लगते हैं और दूसरे आवेश पर ही विद्युत बल लगते हैं। मतलब इसके द्वारा विद्युत बल उत्पन्न होता है और इस पर प्रभाव दिखता है। तो विद्युत आवेश क्या होता है? विद्युत आवेश होता है एक ऐसा गुण जिसके कारण विद्युत बल का प्रभाव देखा जा सकता है। और जबकि विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है एक प्रकार का इलाका जिसमें कि विद्युत बल का अनुभव किया जाता है। माने ये अनुभव विद्युत क्षेत्र विद्युत बल के अनुभव करने का इलाका होता है, जबकि विद्युत आवेश इस चीज़ को उत्पन्न करने वाला गुण होता है। तो आपने एक ही यहाँ पे देखिए, आपने एक ही चीज़ में एक ही लेक्चर में इन तीनों को एक साथ समझा। यहाँ पर आपने इस चीज़ तीनों को एक साथ समझा। तो अभी आपकी परिभाषा लिखे देता हूँ। बहुत ही सिंपल शब्दों में विद्युत क्षेत्र की परिभाषा।
विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। फील्ड माने वैसे भी क्षेत्र होता है, पता नहीं स्पेलिंग सही गलत। इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा ये बनेगी कि किसी आवेश चार्ज के चारों ओर, अब यहाँ पे देखिए चारों लिखा है, मगर चारों का मतलब आप दसों दिशाओं से समझिएगा। दसों दिशाएं आप जानते ही हैं कि 4 दिशाएं और उनके बीच की 4 दिशाएं और उसके ऊपर नीचे की दिशाएं 10 दिशाएं होती हैं। चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कि हम विद्युत बल का अनुभव कर सकते हैं, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आपको पता है विद्युत क्षेत्र का सोर्स क्या होगा, क्या कहते हैं वो विद्युत आवेश, और क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र खुद क्या होगा, एक इलाका जिसमें कि विद्युत आवेश के प्रभाव को देखा जा सकता है। और विद्युत आवेश उत्पन्न क्या करता है, विद्युत बल। आपने एक ही हेडिंग में तीनों चीज़ों को क्या कह सकते हैं कि समझा। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अब देखते हैं कि आपने इसकी विद्युत क्षेत्र की मतलब परिभाषा समझ ली। अब और आगे हेडिंग में बढ़ते हैं तो आता है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। जिस तरह हमने आवेश के विद्युत बल के एक हेडिंग में पढ़ा था कि बहुल आवेशों के कारण बहुत सारे आवेश होते हैं, उनके कारण किसी एक बिंदु आवेश पर लगने वाला टोटल बल, विद्युत बल टोटल एक बिंदु आवेश पर बहुत सारे बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला विद्युत बल है ना। तो उसी तरह यहाँ पर बल नहीं, इस बार विद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल को समझने से इस हेडिंग को समझने से पहले आपको ये मालूम करना पड़ेगा कि जिस तरह कूलॉम के नियम से विद्युत बल के लिए सूत्र बनता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², उसी तरह विद्युत क्षेत्र के लिए क्या कैसे मात्रक बनेगा। तो चलिए इसको भी देखते हैं। अब देखिए विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है वो होता क्या है कि इसको इस भाग दे देते हैं, इधर इसको इधर पक्षांतरण कर देते हैं, तो आता है EF/Q बराबर 1/4πε0 और Q/r²। ये हो जाता है E के बराबर। E यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यही विद्युत क्षेत्र का प्रतीक रखा जाता है। तो E बराबर आता है F/Q या F बराबर हो जाता है EQ। अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, जैसे ये 1 है, इसको 2 ले लीजिए। हमने यहाँ पे 2 क्यों लिया, देखिए समझते हैं। जैसे कि इस मतलब सूत्र में कि यहाँ पे 1 और 2 का ध्यान रखना है अच्छे से। जैसे कि Q1 है और Q2 है। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि विद्युत क्षेत्र कौन दे रहा है अपना, मतलब कौन अपना विद्युत क्षेत्र दिखा रहा है। अगर ये पहला वाला आवेश अपना विद्युत क्षेत्र दिखा रहा हो कुछ ऐसे, क्योंकि चारों तरफ होता है, इसलिए ये इतनी सारी रेखाएं बनाने का प्रयास यही है कि ये चारों तरफ अपना क्या कहते हैं विद्युत बल का प्रभाव दिखाए आवेश के रूप, विद्युत क्षेत्र के रूप में। तो इसलिए ये मतलब एक समझ रहे हैं कि एक बाउंड्री दिखाने के लिए है, एक प्रभाव दिखाने के लिए। तो ये चूँकि अपना विद्युत क्षेत्र दिखा रहा है, इसके लिए यहाँ पर जो Q लिया जाएगा वो इसको लिया जाएगा। यहाँ पे जो इस सूत्र में F बराबर EQ बराबर Q2 ले लीजिए, चाहे केवल Q ले लीजिए। इसमें जो Q होगा वो बिंदु आवेश होगा जिस पर कि विद्युत बल लग रहा है, या जिस पर कि विद्युत क्षेत्र के द्वारा विद्युत बल लग रहा है, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पर जो Q होगा वो इसको होगा, ये वाला होगा जिस पर कि विद्युत बल लग रहा है। लिख देता हूँ, Q जिस पर विद्युत बल लग रहा है, विद्युत बल लग रहा है। और जबकि E होगा, E तो आपको पता ही है कि जिस आवेश के कारण विद्युत बल
विद्युत क्षेत्र कह सकते हैं उत्पन्न हो रहा है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ये है। और बल तो आपको पता ही है कि भाई अब जैसे कोई आवेश Q1, जैसे कोई आवेश Q1 है, वो Q2 पर Q1 के कारण विद्युत बल उत्पन्न हो रहा है, तो भाई बल कौन लगा रहा होगा? Q1 लगा रहा होगा, Q2 पर लगा रहा होगा। तो यहाँ पर आपको समझ में, बल के तो बारे में आपको ज़्यादा कुछ पता करना नहीं है। तो यहाँ पर ये एक सूत्र बनता है इसके लिए, E के लिए एक सूत्र ये बनता है, और यहाँ पर ये ऐसे किया गया और इस तरह से कुछ सूत्र निकल के आ गया। इसको आप वेक्टर फॉर्म पे भी देख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म पे होता क्या है, वेक्टर रूप में यहाँ पर E जो हो जाता है वो आता है F/Q, या F वेक्टर बराबर E वेक्टर इंटू Q। आप इसको एक बार फिर से समझेंगे जब आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अच्छे से समझेंगे। अभी बस केवल विद्युत क्षेत्र को पढ़ा जा रहा है, इसलिए इसको कम डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो होता है वो इसको लिया जाता है, तो इसको सबको हटा देते हैं। वैसे ये सूत्र ज़्यादा सार्थक रहेगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा ये वाला। इसका मतलब ये होगा कि जैसे कोई बिंदु आवेश Q1 है, तो उसके द्वारा r दूरी तक, r दूरी कितनी भी हो सकती है, उसके द्वारा r दूरी पर स्थित किसी भी बिंदु आवेश, किसी भी परीक्षण बिंदु आवेश, जी परीक्षण बिंदु आवेश क्या होगा? परीक्षण बिंदु आवेश एक ऐसा बिंदु आवेश जिसका कि Q टेंड्स टू 0 हो और जिसको परीक्षण के लिए रखा जाए। परीक्षण का मतलब ये होता है परीक्षण के लिए रखा जाए। तो जैसे कि ये जिसका कि आवेश जो हो dq हो। अब ये dq क्या होता है? आपको मालूम होगा कि गणित में x dx dy होते हैं ना, तो d का मतलब होता है अत्यंत अल्प। अत्यंत अल्प का मतलब क्या हुआ? अत्यंत अल्प का मतलब बहुत छोटे, बहुत ही कम, 0.000001, इतना छोटा या और इससे भी छोटा। इतने छोटी छोटी राशियाँ हो तो इन्हें dx कह दिया जाए। dx या d लगा करके कोई भी राशि से निरूपित कर देते हैं। तो यहाँ पर चूंकि आवेश है, आवेश को बहुत छोटा रूप में लेना है, इसलिए dq रख दिया गया। तो dq आवेश पर, dq परिमाण के आवेश पर विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र, इसके द्वारा लगने वाले विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र हो जाता है वो कुछ ऐसे होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r²। अब आप इतने पर गौर करिएगा कि Q1 इसलिए लिखा गया क्योंकि Q1 द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और r² यानी कि r दूरी पर उत्पन्न हो रहा है। तो ये r² लगने की वजह से E जो होता है वो लगभग F जैसा काम करता है, लगभग F जैसा। मगर Q1 है यहाँ पे, Q2 नहीं है। तो Q1 चूँकि Q2 नहीं है इसलिए एकदम F भी नहीं है, तो यहाँ पर F जैसा इसीलिए लिखा गया। केवल r² होने की वजह से ये कुछ F जैसा काम करता है। माने जिस तरह E प्रोपोर्शनल टू, इसमें भी r² आता है, ये कुछ वैसा ही आता है जैसे F प्रोपोर्शनल टू 1/r² आता है, उस तरह E भी 1/r² के रूप में होता है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, इसीलिए चूँकि देखिए यहाँ पर अभी आया ना 1/r², इसीलिए मैंने कहा था कि जो यहाँ पर विद्युत आवेश होता है इससे कोई बाउंड्री नहीं लगा सकते कि यहाँ पर इतनी दूरी के बाद यहाँ पर E 0 हो जाएगा और यहाँ पे E की कुछ वैल्यू होगी, कुछ 2 3 4 5, और इस बाउंड्री के बाद E 0 हो जाएगा। इकट्ठा E 0 नहीं होता है, बल्कि धीमे धीमे करके यहाँ से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे उसका मतलब प्रभाव घटता रहता, मगर एकदम ख़त्म नहीं हो जाता है। हाँ, बहुत ही कम हो जाता है, मगर एकदम ख़त्म शून्य नहीं होता है। बहुत ज़्यादा दूरी होने पर आपको खुद ही मालूम है कि r अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो r² बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, और जब 1/r² करेंगे तो वो तो टेंड्स टू 0 रहेगा ही रहेगा, या इक्वल टू 0 भी कह सकते हैं वहाँ पर। तो इसीलिए ये पिछले, इससे पहले जो थोड़ी देर पहले पढ़े थे उसमें इसीलिए बहुत काफ़ी डिटेल में बताया ना कि यहाँ पर जैसे विद्युत आवेश हो और Q1 Q2 Q3 काफ़ी सारे विद्युत बल, काफ़ी सारी दूर के बिंदुओं पर बताया था ना कि 10 न्यूटन, 9 न्यूटन, 8 न्यूटन, 1 न्यूटन, और लास्ट में ये नहीं कहा था कि 0 न्यूटन का हो जाएगा, बल्कि उसके बाद भी बल लग रहा था वो बहुत ही कम लग रहा था भले ही। तो ये यहाँ पर E प्रोपोर्शनल टू 1/r² की वजह से हो रहा था। आपको इसका महत्व वहाँ पर समझ में आ गया था। तो चलिए इसको हटाते हैं। अब Q1 का महत्व ये है यहाँ पर कि Q1 चूँकि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा होता है, तो इसी के हिसाब से परिभाषा ही बनती है। ये देखिए E प्रोपोर्शनल टू Q, जितना ज़्यादा Q ज़्यादा होगा, यहाँ पे दो सूत्र मतलब दो प्रोपोर्शनलिटी वाले इक्वेशन निकल के आ रहे हैं कि E प्रोपोर्शनल टू Q और E प्रोपोर्शनल टू 1/r²।
ई उतना ही ज़्यादा होगा जितना क्यू ज़्यादा होगा, जितना किसी बिंदु आवेश का आवेश ज़्यादा होगा उसका विद्युत क्षेत्र उतना ही ज़्यादा होगा। और जितना उसकी किसी मतलब जितना अधिक दूरी पर हम क्या कहते हैं आर लेंगे, किसी बिंदु आवेश से जितनी ज़्यादा दूरी पर हम विद्युत क्षेत्र का तीव्रता पता करना चाहते हैं, उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही कम होगी। ये तो देखिए तीव्रता के लिए है, मगर काम विद्युत क्षेत्र के लिए भी दे देता है। तो यहाँ पर आ जाता है कि बहुल आगे आया ना कि आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। तो देखिए बहुत सारे आवेश हों और इसके कारण एक बिंदु आवेश Q1 है, इस पर सभी लोग अपना बल लगा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे आवेश हैं भाई। और इसके हमने सूत्र पता भी किया था क्या होना चाहिए, उसमें काफ़ी सारे या Q1 ले लीजिए, Q1 का मतलब ढेर सारे, n का वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर इसके द्वारा इस पे बल, इसके द्वारा इस पे बल, इसके द्वारा कुछ इस पे बल और भी ये सब बल लगाएंगे। अब देखिए बहुत सारे इस पे बल लगा रहे हैं। यहाँ पे जो बल लगा रहे होते हैं, मगर हमें पता क्या करना विद्युत क्षेत्र के रूप में। तो विद्युत क्षेत्र के रूप में हमने देखिए 1 पर, यहाँ पे 1 इसलिए लिया गया, मतलब 1 पर नहीं है, 1 बताने का मतलब पहला विद्युत क्षेत्र Q2 की। देखिए जिस तरह विद्युत बल में एक विद्युत बल जो होता है नहीं कि यहाँ पर इसके द्वारा इस पे जो बल लगेगा उसको, उस बल को ये वाला आवेश या ये वाला आवेश या इनमें से कोई भी आवेश इन दोनों के मध्य में लग रहे विद्युत बलों को प्रभावित नहीं करेगा। फिर उसी प्रकार से Q3 के द्वारा Q1 पर जो बल लगेगा उसको भी कोई अन्य आवेश प्रभावित नहीं करेगा। उसी तरह Q4 या Q5 जो भी Q1 पर बल लगा रहे होंगे उसी मतलब उनके बीच के आपस की मतलब क्रिया को या आपस के मतलब प्रतिकर्षण या आकर्षण बल को कोई अन्य आवेश प्रभावित नहीं करेगा। उसी तरह विद्युत क्षेत्र में भी ऐसा ही होता है कि इसके द्वारा इस पर इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा उसको कोई दूसरा विद्युत क्षेत्र प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि जो कोई दूसरा आवेश होगा, जैसे कि पहला आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, इसकी वजह से कोई विद्युत क्षेत्र है और इसकी वजह से भी कोई दूसरा विद्युत क्षेत्र है। अब देखिए इसका विद्युत क्षेत्र मान लीजिए ज़्यादा है, इसका विद्युत क्षेत्र मान लीजिए कम है। अब यहाँ पर इसका विद्युत क्षेत्र कम है तो भाई थोड़ी दूरी तक जाएगा R1 तक, और इसका विद्युत क्षेत्र बहुत ज़्यादा है तो R2 दूरी तक मान लीजिए ज़्यादा प्रभावशाली है। और कोई बिंदु आवेश यहाँ पर है तो हो सकता है कि Q3 पर Q1 का आवेश का प्रभाव ज़्यादा हो और Q2 के आवेश का प्रभाव कम हो, क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा है Q2 की Q3 से। मगर यही Q3 अगर इसके रीजन के अंदर है तो इस पर यहाँ पे R कम होने की वजह से Q2 और Q3 के बीच की दूरी कम होने की वजह से Q3 पर Q2 की वजह से जो विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र का अनुभव, विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत बल का जो अनुभव हो रहा होगा Q3 को Q2 के द्वारा, वो Q1 के द्वारा Q3 पर लग रहे बल से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर Q1 से Q3 की दूरी ज़्यादा है, ये आप देख सकते हैं। मगर अगर यही Q3 इन दोनों के बीच इस कॉमन रीजन में हो, अगर Q3 इन Q1 और Q3 के बीच के Q1 और Q2 के बीच के कॉमन रीजन में हो, तब Q3 पर इन दोनों का मतलब मिला जुला प्रभाव पड़ेगा। मिला जुला प्रभाव के लिए हम लोगों ने पहले भी विद्युत बल में किया था कि F वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस सबका डैश सदिश योग। तो उसी प्रकार चूँकि F के लिए हमने अभी पता किया था कि F वेक्टर फॉर्म पे कि F वेक्टर बराबर E वेक्टर डॉट Q, तो उसी जिस तरह F वेक्टर एक सदिश राशि है उसी तरह E वेक्टर भी सदिश राशि है। और जिस तरह इस F वेक्टर में F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर हो जाता है ना, उसी तरह इसमें भी होता है कि E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस डैश E3 वेक्टर, सॉरी यहाँ n ले लीजिए, n का मतलब हुआ कितने भी सारे, और यहाँ पे डॉट Q का मतलब यह हुआ कोई बिंदु आवेश बाहर है जो उस पर अन्य बिंदु आवेशों के द्वारा लगने वाले, उसके द्वारा उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्रों का जो टोटल परिणामी मिला जुला प्रभाव होगा। वो मिला जुला प्रभाव हमने निकाला सदिश योग से, और वो मिला जुला प्रभाव का इससे गुणा कर लिया तो पता चलेगा कि इन सभी विद्युत बलों से इन सभी विद्युत आवेशों से इस पर कितना विद्युत बल लगेगा, जो कि लगेगा इन सभी के विद्युत क्षेत्रों का सदिश योग इंटू इसका आवेश।
इंटू इसका आवेश, बाकी और किसी का आवेश नहीं, क्योंकि बल इस पर लगेगा, तो इसीलिए आवेश इसका लिया। तो यहाँ पर जिस तरह हमने पिछले सवालों में मतलब पिछले थ्योरी में इन सबको सदिश योग से ऐड कर लिया था, उसमें उसी तरह इसमें भी ऐड करेंगे। चलिए देखते हैं। हाँ, तो ये देखिए जिस तरह हमने इसमें जोड़ा था तो बस इस तरह जोड़ देंगे, समझते हैं इस बात को। इसमें E1 कितना निकलेगा, सबको अलग अलग निकाल लीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/r²। अब ये आपको नहीं समझ में आया होगा, तो देखिए समझते हैं। E1 कहने का मतलब है कि Q2 के द्वारा इस पर बल Q2 के द्वारा कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, कुछ ऐसा उत्पन्न हो रहा है। या इसको देखिए, यहाँ पे 1 लिखा है, 2 लिखा है, इससे प्रभाव नहीं है। आप इसको अपनी पहचान के लिए, क्योंकि 2 के द्वारा क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इसलिए 2 ले लीजिए चाहे तो। इसी तरह 3 के द्वारा जो उत्पन्न Q3 के द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसकी क्या कह सकते हैं कि पहचान के लिए आप इसमें 3 ले लीजिए, आपकी जैसी मर्जी। आप E1 लीजिए नहीं तो भी चलेगा। E4 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4/r²। अब आप सोचेंगे यहाँ पर एक R21, R31, R41, R31, R41, इसका मतलब ये हुआ कि R2 से R1 की दूरी, R3 से R1 की दूरी, R4 से R1 की दूरी। ये दूरी ज़रूरी है क्योंकि भाई सबकी दूरी अलग अलग है। Q2 से Q1 के बीच की दूरी इतनी है, तो Q3 से Q1 की दूरी इतनी है। इसी तरह सबकी दूरियां अलग अलग हैं, तो इसलिए दूरियां चूँकि बदल रही हैं और आवेश भी बदल रहे हैं, तो इसलिए ये बदलेंगे। बाकी ये तो वही कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट है ही। यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि E1 क्यों नहीं लिया गया, तो देखिए E1 लिखने का मतलब हो जाएगा ऐसे Q1/r²। अब यहाँ पे R, हम R की क्या, R से तो इसकी क्या इसे से दूरी लेंगे, वो तो खुद ही 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर E1 को अगर लेंगे तो E1 किसके लिए लेंगे, E1 में देखिए यहाँ पे बस केवल क्या है, केवल Q3 के द्वारा उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र E होना चाहिए, मगर उसकी पहचान अलग, इन सबसे अलग बन रहा है। इसलिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन या संकेत जरूरी है। वो यहाँ पर आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, वो अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी ले सकते हैं। मगर यहाँ पर हमने 3 इसलिए लिए ताकि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 ले लिया जाए, बस केवल इसके लिए। मगर अगर यहाँ पे 1 लाना चाहते हैं तो इसके लिए वहाँ भी 1 लाना पड़ेगा, जो कि हमने इस सूत्र में लाया। और Q1 का तो विद्युत क्षेत्र हम पता नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम Q1 पर इन सब के मिले जुले विद्युत क्षेत्र से लगने वाले बल को पता कर रहे हैं। तो इसलिए अगर हमने इसके विद्युत क्षेत्र का पता किया और इसकी इसी से दूरी ली, तो वो दूरी तो क्या बोलते हैं, 1 की 1 ही से दूरी, मतलब Q1 से ही दूरी, तो वो तो 0 होगी ना। और जब 1 E बराबर ये सब किया हमने और 1/0 का स्क्वायर होगा, तो E तो इन्फिनिटी चला जाएगा, माने ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए E1 को ना लीजिए, आप ऐसे ही रखी रहिए। देखिए ये सब केवल एक प्रतीक हैं, 1, 2 और 3। बाकी असली मुद्दा तो बस केवल इनके सदिश योग से होता है। अब देखिएगा, अभी तो बस अब इसके आगे भी एक थोड़ी सी कलाकारी रहेगी। इनके मतलब ये तो हमारे बस केवल क्या कह सकते हैं परिमाण है, मगर इनका सदिश कैसे निकालेंगे, इनका सदिश भी देखना पड़ता है। सदिश दूरी, सदिश विद्युत क्षेत्र। आपको मालूम होगा कि मैंने एक बार पिछले लेक्चर्स में तो देखा ही होगा कि ये जो R कैप होता है वो बराबर होता है R इसके ऐसे, मतलब ये जो R वेक्टर होता है उसको लिखा वैसे जाता है R कैप इंटू R मॉड। ये दिशा होती है, ये दिशा को निरूपित करता है, और ये वास्तव में परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड मतलब जैसे कोई वस्तु है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, परिमाण जो है ये देखिए, ये आर कैप होता है, इसको आर कैप पढ़ा जाता है। तो आर कैप जो होता है वो केवल दिशा को निरूपित करता है। बाकी ये जो आर मॉड होता है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, कोई ऐसे लिख देता है नॉर्मल ऐसे, क्योंकि ये सिर्फ केवल परिमाण को, यानी कि उसकी अंदर कितनी क्वांटिटी है, केवल उसको रिप्रेजेंट करता है, व्यक्त करता है। और ये जो होता है ये बस केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इसमें। और बात रही मात्रकों की, तो देखिए इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है। जैसे ये दूरी है तो ये मीटर होगा, ये मीटर होगा, इसका कोई ये कुछ नहीं होगा, ये ऐसा सिस्टम होता है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आर कैप बराबर ऐसे कुछ हो जाता है, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाते हैं और फिर इसका कोई मात्रक बन नहीं पाता है।
तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर इनकी मतलब मात्रा आर कैप भी लगा देते हैं। आर कैप इनकी दूरी को दिखा रहा होता है। अब दूरी किसकी किससे, अब देखिए R2 से R1 की, तो आप ले लीजिए R2 से R1 की। अब चूँकि अब सॉरी यहाँ पे R3 से इसकी और R4 से R1 की। अब देखिएगा R2 से R1 की दूरी, मगर अभी चूँकि ये तो वेक्टर फॉर्म पर है और ये आर कैप वाली फॉर्म पर है, और आर कैप की फॉर्म पर हम इसका ना गुणा कर सकते हैं, ना भाग, ना जोड़ घटाना, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसको हम मतलब इस रूप में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इस रूप में। तो R21 है तो R21 यहाँ भी किया और R21 यहाँ भी कर लिया। इसको हम पलटते हैं इस चीज़ में, तो आ जाएगा R21 वेक्टर अपॉन R21 का वेक्टर मॉड या यही। तो ये पता क्या हो जाएगा, ये दोनों चूँकि एक ही राशि, ये एक तरीके से लिखा गया है नीचे x² इंटू x, ये केवल इतना ही लिखा गया, तो ये हो जाएगा क्या होगा, x³ होगा। तो ये चीज़ अभी आगे आने वाले प्रोसेस में होने वाली है, तो आप इसको यहाँ से समझ लीजिएगा। तो ये जब आगे ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा Q2 अपॉन 1/4πε0 R³ ऐसे कर लीजिए इंटू R21 ये ऐसे। अब यहाँ पे दिशा भी आ गई और उसका परिमाण भी आ गया, और इसमें इसके अंदर पहले से इसके अंदर दिशा और परिमाण दोनों है, इसके अंदर परिमाण है, उसी तरह इसमें भी होगा। R इसमें देखिए R या हाँ ये देखिए, ये इसको ऐसे कर लीजिए ताकि इसकी केवल दूरी मालूम पड़े। तो R31 का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे R31 का वेक्टर। उसी तरह इसमें भी 1/4πε0 Q4 अपॉन R41 सॉरी इसका क्यूब इंटू R41 का वेक्टर। अब देखिए ये कहना, ये मतलब क्या कहते हैं, वो क्या कर रहा है, ये सब समझाना क्या चाह रहा है, समझाना ये चाह रहा है कि Q2 जो है, Q2 के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E2 बराबर इतना, जिसमें कि R21 क्यूब एक तरीके से बस केवल Q2 की दूरी है किसी से भी, मान लीजिए E1 से, मान लीजिए 1 से, तो यहाँ पर ये भी इसी तरह, ये भी बस केवल दूरी है, वो भी सदिश दूरी है, दिशा के साथ दूरी है। तो इसी तरह ये सब भी हैं, तो इन सब को हम बस केवल वेक्टर मॉड कर लेंगे। तो देखिए E1 जो होगा, इनका जो E1 नहीं, इसको ले लीजिए केवल E, इन सब का मिला जुला जो E होगा वो E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर प्लस डैश डैश EN वेक्टर, इन सबको जोड़ने से मिल जाएगा, जो कि कुछ ऐसे मिलेगा 1/4πε0। चूँकि इसमें ये सब कॉमन है तो कॉमन ले लिया, तो आएगा Q3 अपॉन R यहाँ पर देखिए, अब चूँकि यहाँ पे हमारे पास 1 है तो इसलिए हमने R21 क्यूब का होल क्यूब लिया इंटू R21 वेक्टर प्लस R2 Q3 बटे R31 का होल क्यूब इंटू R31 वेक्टर प्लस Q4 अपॉन R41 का क्यूब इंटू R41 का वेक्टर प्लस डैश डैश। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इनका और इनका ही बस केवल वेक्टर योग का ही सारा खेल है, जैसे कि पहले कभी होता था। तो ये बस केवल इतना ही है, आप इतना समझ लीजिए इसको। और देखिए कहीं कोई आपको लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कृपया इसको बताइएगा। अगर आपको कोई भी मिस्टेक या डाउट समझ में आ रहा हो तो कृपया इसको पूछ लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं कुछ आगे की चीज़ें। तो आज की हेडिंग बस केवल इतनी ही थी, ये दोनों हेडिंग, इसको और डिटेल में हम कल भी समझेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को सही सुनने के लिए आपका धन्यवाद।